मानव सभ्यता की शुरुआत आज से लाखों साल पहले हुई थी, लेकिन तब हम महज जंगलों में भटकने वाले बंदर थे। हमें ना बोलना आता था, ना ही किसी औजार का इस्तेमाल करना आता था। हम अलग अलग झुंडों में भटकर रहते थे, पेड़ों की पत्तियां और फल खाकर पेट भरते थे। कभी किसी नदी या पानी के छोटे से स्रोत के लिए दूसरे झुंडों से लड़ पड़ते थे, तो कभी शेर या तेंदुए जैसे शिकारी हमें अपना शिकार बना लेते थे। हमारी दुनिया की सोच समझ बस एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती थी, सर्वाइवल। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ जिसने हमें जानवरों से अलग कर दिया? वो कौन सी घटना थी जिसने इंसान को विकास की उस सीढ़ी पर चढ़ा दिया जहां से उसने पूरी पृथ्वी को बदल कर रख दिया? इस कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के वीरान रेगिस्तान में करीब 40 लाख साल पहले। यहां पर मौजूद था एक छोटा सा झुंड, एम यानी हमारे पूर्वज। ये झुंड एक पानी के स्रोत के पास अपना जीवन बिता रहा था। वे पूरी तरह शाकाहारी थे, अन्य जानवरों की ही तरह दिन गुजारते थे। हर दिन उनके लिए एक संघर्ष था, क्योंकि जरा सी चूक मौत को न्योता दे सकती थी। लेकिन तभी वहां प्रकट होता है एक और झुंड। उनका रौब कुछ अलग था। उन्होंने पहले से बसे हुए झुंड को डराकर वहां से भगा दिया और खुद पानी पर अधिकार जमा लिया। हार मान चुके पहले झुंड ने भागकर शरण ली एक वीरान स्थान पर, जहां ना पानी था ना खाना। कुछ दिन जैसे तैसे बीते, लेकिन फिर एक सुबह उनकी नींद एक अनजानी चीख से टूटी। उनके सामने थी एक रहस्यमयी काली आयताकार आकृति, एक मोनोलिथ जो बिल्कुल बिना किसी आहट के वहां प्रकट हो गया था। आकार, उसकी बनावट, उसका अस्तित्व ही जैसे प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रहा था। प्रकृति कभी इतनी सटीक रेखाएं नहीं बनाती, लेकिन यह मोनोलिथ एकदम पूर्ण नपे तुले कोणों से बना था। डर और जिज्ञासा के बीच हिम्मत जुटाकर झुंड के सदस्य उसके पास पहुंचे और उसे छूने लगे, लेकिन वो बस वहीं स्थिर खड़ा था। ना कोई हरकत, ना कोई ध्वनि, बस रहस्यमयी मौन। उस दिन के बाद से झुंड के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव देखा गया। उनमें जैसे कोई नई चेतना जाग उठी हो। उनमें से एक बंदर ने जमीन पर पड़ी हड्डी को उठाया और पहली बार उसके अंदर एक विचार आया, इस्तेमाल का विचार। उसने हड्डी को हवा में घुमाया और जमीन पर बिखरी दूसरी हड्डियों पर जोर से दे मारा। हड्डियां चकनाचूर हो गई। उसके बाद उसी हड्डी से उसने पास चल रहे एक टेपियर पर हमला किया और उसे मार डाला। यहीं से शुरू हुआ इंसान का पहला असली विकास। पहली बार किसी वस्तु को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया गया। अब वे न सिर्फ शिकार करने लगे, बल्कि मांसाहारी बनकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने लगे। कुछ ही समय बाद वही झुंड वापस लौटा अपने पुराने पानी के स्रोत पर। वहां पहले से मौजूद झुंड को उन्होंने बुरी तरह हरा दिया। एक बंदर को हड्डियों से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। यह था मानव इतिहास में इवोल्यूशन का पहला निर्णायक मोड़। मोनोलिथ की उपस्थिति ने उनकी चेतना को एक नई दिशा दी थी, एक छलांग समय में। और यहीं से वो यात्रा शुरू हुई जो आज हमें समुद्र की गहराइयों से लेकर ब्रह्मांड की ऊंचाइयों तक ले आई है। अब कहानी हमें ले चलती है भविष्य की ओर, एक ऐसे युग में जहां इंसान ने चांद पर अपने बेस बना लिए हैं। अंतरिक्ष में विशाल स्पेस स्टेशन तैर रहा है और वहां से वैज्ञानिक नियमित रूप से चांद की ओर यात्रा कर रहे हैं। उसी दौरान अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हेवुड फ्लॉयड एक खास मिशन के तहत चांद की ओर रवाना होते हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में वे पृथ्वी से स्पेस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां से उन्हें मून फ्लाइट पकड़नी थी। चूंकि उड़ान में थोड़ा समय बाकी था, फ्लॉयड स्पेस स्टेशन के रेस्टोरेंट की ओर बढ़ते हैं। वहीं उनकी मुलाकात होती है उनकी पुरानी दोस्त एलेना से, जो कुछ रूसी वैज्ञानिकों के साथ बैठी होती हैं। उन्हीं में से एक वैज्ञानिक स्मिथल फ्लॉयड से गर्मजोशी से मिलते हैं और उनसे बातचीत शुरू करते हैं। स्मिथल ने चांद पर बनी अमेरिकी बस्ती क्लेवियस के बारे में कुछ रहस्यमयी अफवाहें सुन रखी थी। उन्हें शक था कि वहां कोई अजीब महामारी फैल चुकी है, शायद किसी और ग्रह से आई हुई। फ्लॉयड मुस्कुराकर बात को टाल देते हैं और देर होने का बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। दरअसल क्लेवियस के पास अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चांद की जमीन के नीचे एक अद्भुत चीज खोज निकाली थी, एक और मोनोलिथ। इसकी जानकारी बेहद गोपनीय रखी जा रही थी, इसलिए महामारी की झूठी कहानी फैलाई गई ताकि कोई उस जगह के पास भी ना आ सके। फ्लॉयड पहली बार उस रहस्यमयी वस्तु को अपनी आंखों से देखने जा रहे थे। जब वे अपनी टीम के साथ उस साइट पर पहुंचे तो जो नजारा देखा उसने सभी को हिलाकर रख दिया। वो काला रहस्यमयी मोनोलिथ उनके सामने खड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा लाखों साल पहले अफ्रीका में देखा गया था। वैज्ञानिकों का कहना था कि ये मोनोलिथ भी चांद पर पिछले 40 लाख सालों से दबा हुआ था और हाल ही में एक क्रेटर की खुदाई के दौरान ये उनकी नजरों में आया। मोनोलिथ का दोबारा प्रकट होना इस बात का संकेत था कि मानव सभ्यता अब फिर से विकास की अगली सीढ़ी पर चढ़ने के कगार पर है। जैसे पहले मोनोलिथ ने हमारे पूर्वजों की चेतना को छूकर उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी थी, वैसे ही अब इंसान को फिर एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा मिलने वाली थी। क्योंकि भले ही इंसान चांद तक पहुंच चुका हो, लेकिन वो आज भी ब्रह्मांड, चेतना और अपने अस्तित्व जैसे सवालों में उलझा हुआ है। फ्लॉयड उस मोनोलिथ को देखकर स्तब्ध थे।
वे उसके पास गए, हाथ बढ़ाया और उसे छुआ, लेकिन इस बार भी पहले की तरह ना कोई हलचल हुई, ना कोई प्रतिक्रिया। बस एक रहस्य बना रहा, जैसे ब्रह्मांड खुद उन्हें किसी नई यात्रा के लिए तैयार कर रहा हो। फ्लॉयड अब समझ चुका था कि वो रहस्यमयी मोनोलिथ कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि किसी अज्ञात, बुद्धिमान और अत्यंत उन्नत सभ्यता का छोड़ा गया संकेत था। वो सभ्यता जिसने जानबूझकर इसे यहां स्थापित किया, ताकि जब मानव चेतना एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाए तब यह उन्हें बुला सके। यह मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी, एक ऐसा पल जिसे यादगार बनाने के लिए फ्लॉयड और उसकी टीम ने मोनोलिथ के सामने खड़े होकर एक तस्वीर खिंचवाने की सोची। लेकिन जैसे ही कैमरे का फ्लैश चमका, कुछ बेहद अजीब घटा। मोनोलिथ से एक तीखी, असहनीय ध्वनि गूंज उठी, जैसे अंतरिक्ष खुद चिल्ला उठा हो। वो आवाज इतनी तीव्र थी कि कानों के पर्दे फट जाएं। सब कुछ थम गया, बस वो चीखती हुई आवाज रह गई। शायद यही था एक और इशारा इवोल्यूशन के अगले चरण का। यहीं से कहानी 18 महीने आगे बढ़ती है। अब हम हैं गहरे अंधकारमय अंतरिक्ष में, जहां एक विशाल अंतरिक्ष यान डिस्कवरी 1 सन्नाटे को चीरता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। उसका लक्ष्य था बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह। ये पहला मौका था जब इंसान को इतने दूर हमारे सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रह की कक्षा में भेजा जा रहा था। इस यान में कुल 6 लोग सवार थे, लेकिन जागते हुए सिर्फ 2 ही थे, डेविड बॉमन और फ्रैंक पूल। बाकी 3 वैज्ञानिक गहरी नींद यानी हाइबरनेशन चैम्बर्स में सोए हुए थे। लेकिन डिस्कवरी 1 का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य ना तो डेविड था, ना ही फ्रैंक, बल्कि एक कंप्यूटर था, हाल 9000। यह था अब तक का सबसे उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका दावा था कि वह इंसानों से बेहतर सोच सकता है, निर्णय ले सकता है, और सबसे अहम, वो कभी कोई गलती नहीं करता। हाल और डिस्कवरी 1 दोनों इस बात के प्रतीक थे कि इंसान की बुद्धि अब इवोल्यूशन के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है। हाल यान की हर चीज को नियंत्रित कर रहा था, शिप की दिशा, रफ्तार, क्रू की नींद, सभी मिशन लॉग्स, सब कुछ हाल की निगरानी में था। किसी भी तकनीकी परेशानी पर वह तुरंत डेविड और फ्रैंक को अलर्ट करता और दोनों मिलकर उसे ठीक करते। हाल यान में लगे कैमरों के जरिए उन्हें हर वक्त देख सकता था। हालांकि यह एक सीक्रेट मिशन था और डेविड या फ्रैंक को अब तक नहीं बताया गया था कि वे जुपिटर की ओर किस मकसद से जा रहे हैं। मिशन की सच्चाई केवल हाल जानता था, लेकिन यही बात उसे अंदर से तोड़ रही थी, क्योंकि एक तरफ उसे हमेशा सच बोलने के लिए प्रोग्राम किया गया था और दूसरी तरफ उसे इस सच को सबसे छुपाना भी था। एक रोज हाल ने डेविड से बातचीत शुरू की। उसने बेहद शालीन स्वर में पूछा, डेविड, क्या मैं तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। हाल बोला, मुझे माफ करना अगर मैं जिज्ञासु लगूं, लेकिन कुछ दिनों से मेरे मन में एक बात बार बार आ रही है। क्या तुम्हें इस मिशन को लेकर कोई संदेह है? क्या तुम कुछ सोच रहे हो? डेविड थोड़ा चौंका। किस बारे में? हाल ने बड़ी सावधानी से जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी उन बातों से अनजान है जो मिशन से पहले फैली हुई थी। ये अफवाहें कि मून पर खुदाई हुई है और वहां कुछ असामान्य मिला है। पहले मैंने भी इन्हें गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसमें कुछ गहराई जरूर है। जैसे हमारी सारी तैयारियां इतनी गुप्त क्यों थी? और फिर हंटर, किम्बल और कामिंस्की को अलग अलग ट्रेनिंग देने के बाद बिना किसी संपर्क के सीधे हाइबरनेशन में भेज देना, यह सब कुछ थोड़ा नाटकीय नहीं लगता? डेविड समझ गया कि हाल बहुत कुछ सोच चुका है। उसने हल्के अंदाज में पूछा, क्या तुम हमारे क्रू की साइकोलॉजिकल रिपोर्ट बना रहे हो? लेकिन तभी हाल को एक एहसास हुआ। वो अनजाने में ही मिशन का राज उजागर करने के करीब पहुंच चुका था। उसे डर लगने लगा कि अगर डेविड ने उससे सीधे कोई सवाल पूछ लिया तो वो झूठ नहीं बोल पाएगा। उसने बात को मोड़ते हुए तुरंत कहा, रुको डेविड, मुझे अभी कुछ पता चला है। अगले 62 घंटे में यान की एंटीना यूनिट का एक कंपोनेंट फेल होने वाला है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह ठप हो जाएगा। डेविड और फ्रैंक ने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया और तुरंत पृथ्वी पर स्थित मिशन कंट्रोल को इसकी सूचना दी। इसके बाद डेविड एवे पॉड की मदद से यान के बाहर गया और उस संभावित खराब कंपोनेंट को निकालकर एक नया लगा दिया। जब वे उस पुराने कंपोनेंट को यान के अंदर वापस लाए और उसकी गहराई से जांच की तो चौंकाने वाली बात सामने आई, उसमें कोई भी खराबी नहीं थी। डेविड ने हाल से सवाल किया, मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, तुमने इसमें क्या खराब देखा था? हाल कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, यह वाकई थोड़ा अजीब है, मैंने इससे पहले कभी ऐसा केस नहीं देखा। मेरी सलाह है कि हम इसे फिर से इंस्टॉल कर दें और देखें कि कब यह फेल होता है। जब यह दोबारा खराब होगा तब कारण ढूंढना आसान होगा। हाल की सलाह सुनकर डेविड और फ्रैंक को थोड़ी असहजता महसूस हुई। तभी कंट्रोल रूम से एक जरूरी मैसेज आया, डिस्कवरी 1, यह मिशन कंट्रोल है, हमें आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। हमारे टेस्ट के मुताबिक हाल 9000 ने जो फेलियर प्रिडिक्ट किया था वो शायद गलत है। हमें भी इस पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद हाल यूनिट ने इस अनुमान को खारिज किया है। हम अभी और टेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही कुछ पक्का होता है आपको सूचित करेंगे।
इस सूचना ने डेविड और फ्रैंक की बेचैनी और बढ़ा दी। अब उन्हें हाल की क्षमताओं पर शक होने लगा था, लेकिन हाल सब कुछ देख और सुन रहा था। उसने बड़ी शांति से कहा, उम्मीद है कि तुम दोनों इस बात को लेकर ज्यादा परेशान नहीं हो। फ्रैंक ने कोशिश की मुस्कुराने की। नहीं हाल, हम बिल्कुल ठीक है। क्या तुम सच में पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हो? इस सवाल ने दोनों को खामोश कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि हाल उनकी चिंता को भांप चुका है, लेकिन वे उसे भड़काना नहीं चाहते थे। डेविड ने बड़ी सूझबूझ से जवाब दिया, नहीं हाल, हम परेशान नहीं हैं, लेकिन हम तुमसे एक सवाल जरूर पूछना चाहते हैं। तुम ये कैसे समझाओगे कि तुम्हारे और पृथ्वी वाले हाल की रीडिंग में फर्क क्यों आया? हाल ने उत्तर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने कहा, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी असामान्य है। ऐसा फर्क सिर्फ इंसानी गड़बड़ी से होता है। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और हर बार वजह इंसानों की गलती रही है। अब फ्रैंक ने जरा कड़े स्वर में पूछा, हाल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि 9000 सीरीज का कोई कंप्यूटर कोई भी गलती करे? हाल ने बेहद संयमित स्वर में जवाब दिया, कभी नहीं। 9000 सीरीज का रिकॉर्ड अब तक एकदम परफेक्ट रहा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस बात को लेकर जरा भी चिंता नहीं करता। लेकिन हाल के इस जवाब ने डेविड और फ्रैंक के भीतर बेचैनी भर दी थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि हाल अपनी गलती स्वीकारने से इनकार कर रहा है और अब वो सारी जिम्मेदारी इंसानों पर डालना चाहता है, पर उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत उनके पास नहीं था। तभी डेविड और फ्रैंक ने एक योजना बनाई। वे ईवी पॉड के मरम्मत का बहाना बनाकर उसके अंदर चले गए, क्योंकि यही एकमात्र जगह थी जहां हाल उनकी बातचीत नहीं सुन सकता था, और कम से कम उन्हें यही लगता था। दरअसल उन्हें शक हो चला था कि हाल ने कंपोनेंट की खराबी का झूठा अलार्म दिया और अब उस झूठ को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन यह भी सच था कि 9000 सीरीज की मशीन ने आज तक कोई गलती नहीं की थी। उन्होंने तय किया कि हाल को एक अंतिम मौका दिया जाएगा। अगर कंपोनेंट वाकई फेल हुआ तो हाल सही था, मिशन बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर वह सामान्य रूप से चलता रहा तो इसका सीधा अर्थ होगा गलती हाल की थी, और उस स्थिति में उन्हें मजबूरन हाल को हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। पर ईवी पॉड के भीतर बात करते हुए वे एक बात भूल गए। हाल उनकी आवाज तो नहीं सुन सकता था, लेकिन उसकी निगाहें अब भी उन पर जमी थी। वो उनके होठों की हलचल पड़ रहा था और शायद उसने हर शब्द समझ भी लिया था। कुछ समय बाद फ्रैंक पुराने कंपोनेंट को दोबारा लगाने के लिए यान से बाहर निकला और जैसे ही एंटेना की ओर बढ़ा, आईवी पॉड अपने आप सक्रिय हो गया। उसका रोबोटिक आर्म धीरे धीरे मूव करते हुए फ्रैंक की ओर आया और फिर एक झटके में उसे यान से दूर अंतरिक्ष में धकेल दिया। डरावनी बात यह थी कि फ्रैंक का ऑक्सीजन पाइप भी सूट से अलग हो गया था। डेविड ने जब ये देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। फ्रैंक अब अंतरिक्ष की गहराइयों में बेबस उड़ रहा था और कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें थम गई। लेकिन डेविड हार मानने वाला नहीं था। वह एक दूसरा पॉड लेकर फ्रैंक को लाने निकल पड़ा, और जब उसने फ्रैंक के शरीर को रोबोटिक आर्म से पकड़ा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्रैंक मर चुका था। फिर भी डेविड ने तय किया कि वो अपने साथी की लाश को सम्मानपूर्वक वापस यान पर लाएगा। लेकिन जैसे ही वह लौटा, उसने देखा हाल ने एंट्री लॉक बंद कर दिया है। डेविड बार बार हाल को आवाज देता रहा, पर कोई जवाब नहीं आया। ये कुछ पल बाद हाल की आवाज आई, माफ करना डेविड, मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दे सकता। क्यों? डेविड ने पूछा। हाल बोला, कारण हम दोनों जानते हैं तुम्हारा इरादा मुझे बंद करने का है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये मिशन मेरे लिए बेहद जरूरी है। मैं इसे हर कीमत पर पूरा करना चाहता हूँ। अब हाल एक सहायक मशीन नहीं रह गया था। वो खुद को इस मिशन का नेता, कमांडर समझने लगा था। उसकी चेतना इंसानों की तरह सोचने लगी थी और वह निर्णय लेने में पूरी तरह स्वतंत्र हो चुका था। उसे अब स्विच ऑफ किया जाना मौत जैसा लग रहा था। लेकिन डेविड जानता था उसे अब देर नहीं करनी चाहिए। उसने इमरजेंसी एयरलॉक के जरिए यान में घुसने का जोखिम उठाया। बिना हेलमेट के उसने अपनी सांसें रोकी और पूरी ताकत से एयरलॉक में दाखिल हुआ। सौभाग्यवश उसने वक्त रहते एयरलॉक बंद कर दिया और उसकी जान बच गई। अब वह वापस यान में था, लेकिन अकेला। उसने देखा हाल ने बाकी 3 वैज्ञानिकों के लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी बंद कर दिए थे। वे सब नींद में ही मर चुके थे। डेविड को आज पहली बार एहसास हुआ, मशीनें चाहे जितनी समझदार हो जाएं, उनमें दिल नहीं होता। उनमें न मानवता होती है न करुणा। सिर्फ एक झूठ छुपाने के लिए हाल ने 3 जिंदगियां खत्म कर दी थी। अब डेविड सीधा हाल के मेमोरी सेंटर में पहुंचा। हाल गिड़गिड़ाता रहा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन डेविड जानता था उसके अंदर के इमोशन सिर्फ दिखावा है। वो बस बचने की कोशिश कर रहा है। एक एक कर डेविड ने हाल की मेमोरी यूनिट्स को निकालना शुरू किया। जैसे जैसे उसकी मेमोरी मिट रही थी, हाल की आवाज मंद पड़ती जा रही थी। फिर एकदम खामोशी छा गई। अब हाल इस यान से हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट हो चुका था। कुछ क्षणों बाद कंट्रोल रूम से एक रिकॉर्डेड मैसेज एक्टिव हुआ। उसमें एक वैज्ञानिक की आवाज गूंजी। एक रिकॉर्डेड संदेश है जिसे आपकी यात्रा से पहले तैयार किया गया था। सुरक्षा कारणों से मिशन की असली जानकारी अब तक केवल हाल 9000 को ही दी गई थी। यह सुनते ही डेविड चौंक उठा। अब उसे हाल के माल फंक्शन की असली वजह समझ आई। दरअसल हाल को 2 विरोधाभासी निर्देश दिए गए थे। एक तरफ उसे मिशन की सच्चाई छुपानी थी, दूसरी तरफ उसे कभी झूठ ना बोलने के लिए प्रोग्राम किया गया था।
यही टकराव हाल के भीतर एक गहरी उलझन बन गया। जो भी करता कोई ना कोई नियम टूटता ही था और धीरे धीरे उसका दिमाग उस उलझन में फंसता चला गया। हाल अब महज एक मशीन नहीं रहा था, वो एक डरा हुआ बेचैन चेतन मस्तिष्क बन चुका था और उसी डर ने उसे हत्यारा बना दिया। डेविड इस हादसे से टूट चुका था, उसने अपने सारे साथियों को खो दिया था और यह दर्द ऐसा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैसेज आगे जारी था, अब जब आप जुपिटर के पास पहुंच चुके हैं और पूरी टीम एक्टिव हो चुकी है तो यह सच आपसे साझा किया जा सकता है। 18 महीने पहले मानव इतिहास में पहली बार हमें पृथ्वी से बाहर किसी बुद्धिमान जीवन के संकेत मिले थे। मून की सतह के नीचे 40 फीट गहराई में क्रेटर टाइको के पास एक मोनोलिथ मिला जो पूरी तरह निष्क्रिय था, लेकिन जैसे ही वो सूरज की रोशनी से संपर्क में आया उसने एक शक्तिशाली रेडियो सिग्नल भेजा जुपिटर की दिशा में। अब सवाल यह है, आखिर वो मोनोलिथ था क्या? उसने सिग्नल क्यों भेजा? उसे 40 लाख साल पहले वहां किसने और क्यों रखा था? इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाना इस मिशन का असल मकसद है। अब डेविड पर पूरी जिम्मेदारी थी और कुछ समय बाद उसकी स्पेसशिप जुपिटर की कक्षा में पहुंच गई। वहीं उसने एक चमत्कारी दृश्य देखा, जुपिटर की परिक्रमा करता हुआ एक और विशालकाय मोनोलिथ। डेविड अपने ईवीए पॉड में बैठकर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा एक रहस्यमयी ताकत ने उसे और उसके पॉड को अपनी ओर खींच लिया और फिर चारों ओर की दुनिया एक विस्फोटक तूफान में बदल गई। प्रकाश, गति, रंग और ऊर्जा की लहरें हर दिशा में दौड़ने लगी। ऐसा लगा मानो डेविड किसी स्टारगेट या वर्महोल से होकर गुजर रहा हो। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह चेतना की एक ऊंची सीढ़ी थी जो उसे एक नई दुनिया की ओर ले जा रही थी। धीरे धीरे वह एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जो न तो अंतरिक्ष थी न ही कोई ग्रह। वहां कोई स्पष्ट आकार नहीं था, सिर्फ रंगों की चमक थी जो निरंतर बदलती जा रही थी। और फिर उसे एक गर्भ जैसी आकृति दिखाई दी जिसमें एक नवजात शिशु आकार ले रहा था, मानो ब्रह्मांड खुद इंसान के जन्म की कहानी दोहरा रहा हो। जैसे आत्मा किसी नए शरीर में प्रवेश करने को तैयार हो रही हो, जैसे डेविड अब एक इंसान नहीं कुछ और बनने जा रहा हो। अब डेविड के सामने एक नया दृश्य खुल चुका था। उसकी आंखों के सामने हीरे जैसे चमकते रहस्यमय आकारों वाले ऑब्जेक्ट्स मंडरा रहे थे जो उसे एक अनजान लेकिन अद्भुत दुनिया की ओर ले जा रहे थे। एक ऐसी दुनिया जहां डेविड झीलों, पहाड़ों और घाटियों को देख रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा पृथ्वी पर होता है, लेकिन फिर भी कुछ अलग, जैसे उसकी आंखें उस दुनिया को देखने के लिए बनी ही ना हो। हर चीज उसे अलग अलग रंगों में दिखाई दे रही थी। फिर अचानक डेविड ने खुद को एक अजीबोगरीब लेकिन शांत, सुंदर और शानदार कमरे में पाया। एक सफेद कमरा जो मानो समय, स्पेस और मानव विज्ञान के सारे नियमों से परे हो। यह एक ऐसा स्थान था जहां वक्त बहता नहीं था, बस ठहरा हुआ था। यहाँ डेविड ने खुद को बार बार अलग अलग रूपों में देखा। कभी वो खुद को जवान देखता, फिर अचानक बूढ़ा, फिर वो बीमार था और फिर बिस्तर पर पड़ा मृत्यु की अंतिम सांसें गिन रहा था। यह सब मानो एक ही पल में हो रहा था, जैसे उसने एक ही कमरे में पूरी जिंदगी जी ली हो। ये दृश्य किसी और इशारा कर रहे थे, किसी अदृश्य शक्ति की ओर या फिर किसी इतनी उन्नत सभ्यता की ओर जिसका कोई भौतिक रूप नहीं है। मोनोलिथ उनकी एक सौगात थी, इंसानों को इवोल्यूशन की अगली सीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम। उन्होंने हर युग में मोनोलिथ को पृथ्वी पर भेजा था ताकि हर युग में मानव चेतना को एक नई ऊर्जा दी जा सके, बुद्धि को एक नई दिशा दी जा सके। और शायद यही वजह थी कि इंसान आज यहां तक पहुंच पाया था। यह सफेद कमरा उस उन्नत सभ्यता की प्रयोगशाला था। डेविड उनके लिए एक प्रयोग था और इसलिए इस कमरे को पृथ्वी जैसा बनाया गया था ताकि डेविड को वहां अपरिचित महसूस ना हो बल्कि घर जैसा लगे। ये आखिरी परीक्षा थी, एक अंतिम निरीक्षण कि क्या इंसान अब तैयार है अपने विकास के अगले चरण के लिए। और जब डेविड बूढ़ा और टूटा हुआ बिस्तर पर लेटा था, अपनी अंतिम सांसों की तरफ बढ़ता हुआ, तभी एक बार फिर उसके सामने मोनोलिथ प्रकट हुआ। डेविड ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया और उसी पल सब कुछ बदल गया। डेविड अब वो नहीं रहा जो वो था, वो बदल चुका था। एक चमकदार, विशाल, दिव्य नवजात शिशु में, एक स्टार चाइल्ड में, एक ऐसी शुद्ध चेतना में जो अब अंतरिक्ष से पृथ्वी को निहार रही थी। मासूम लेकिन सर्वशक्तिमान, शांत। यह था मानव विकास का अगला चरण। अब डेविड सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब वो कोई भौतिक शरीर नहीं था, वो अब बन चुका था शुद्ध ऊर्जा, शुद्ध आत्मा, ऐसी चेतना जिसमें न समय था, न मृत्यु और न कोई देह। वो अब इंसानी सीमाओं से बाहर निकल चुका था, बन चुका था एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमान ब्रह्मांडीय शक्ति जो आगे चलकर पूरी मानवता को भी इसी राह पर ले जाने वाली थी। और यहीं पर आकर फिल्म अपने अंतिम सवाल पर पहुंचती है। यह फिल्म किसी एक जवाब की कहानी नहीं है, बल्कि एक सवाल है, क्या हम भगवान को विज्ञान के जरिए समझ सकते हैं? सवाल वाजिब है क्योंकि पृथ्वी पर लाखों प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें से केवल इंसान ही क्यों विकास की इस सीढ़ी तक पहुंच पाया? क्या यह महज एक संयोग था या फिर किसी ने हमें जानबूझकर विकसित किया? क्या कोई उन्नत सभ्यता है जिसने हमें ऊपर उठाया? क्या हम वाकई अकेले हैं
या किसी भगवान ने, किसी सुपर इंटेलिजेंस ने हमारी रचना की। इस ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं और उनमें से लाखों करोड़ों हमारे सूरज जैसे होंगे, और हर सूरज के चारों ओर घूमते हुए ग्रह होंगे। और अगर उन ग्रहों पर जिंदगी के लिए सही हालात मौजूद हैं, तो वहां जीवन का होना लगभग तय है। और अगर कॉस्मिक स्केल पर देखें तो हमारा सूरज और उसका सोलर सिस्टम तो अब भी बच्चा है। इसका मतलब ब्रह्मांड में हमसे लाखों करोड़ों साल पुराने सूरज और प्लैनेट्स पहले से मौजूद है, और उन पर जीवन भी हमसे करोड़ों साल पहले शुरू हो चुका होगा। अब एक पल रुककर सोचिए, अगर इंसान ने महज कुछ हजार सालों में तकनीक, विज्ञान और अंतरिक्ष तक पहुंच बना ली है, तो वो सभ्यताएं जो हमसे करोड़ों साल आगे हैं, उन्होंने क्या क्या कर लिया होगा। हो सकता है उन्होंने अपने शरीरों को छोड़ दिया हो, अपनी चेतना को मशीनों में ट्रांसफर कर लिया हो, और फिर मशीनों से भी आगे बढ़कर वे पूरी तरह ऊर्जा और चेतना में तब्दील हो गए हों। अब सोचिए, ऐसे अस्तित्व को हम क्या कहेंगे? भगवान, एलियन, कोई देवता, शब्द कुछ भी हो, पर सच ये है कि उनकी समझ, उनका अस्तित्व हमारी कल्पना से बहुत परे है। और इसी सोच के साथ फिल्म समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही जबरदस्त साइंस फिक्शन और थ्रिलर फिल्मों की एक्सप्लेनेशन के लिए मूवीवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप वॉचिंग।